नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 3.5% की तेजी के बाद आज हल्का सा फिर से दबाव देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जो अपने हाई से करीबन 1500 रुपए नीचे अब यहां पर कारोबार कर रहा है। करंट लेवल्स कैसे हैं, इस हफ्ते कैसे बनाए स्ट्रैटेजी, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की, जो कि 6 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो पाम तेल में 6% की गिरावट देखने को मिली है और मार्च के महीने में अब तक 14% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बने हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से भी करेंगे बात पाम तेल के बारे में। शुरुआत लेकिन यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, जहां पर 75 के लेवल्स यहां पर होल्ड करते हुए नजर आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहीं पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स और अब इस हफ्ते अब क्या करने की राय है? अगर आप देखिए कच्चे तेल में रशिया इज टॉकिंग अबाउट एग्रेसिव प्रोडक्शन कट, और दूसरा ये जो पिछले हफ्ते में जो ऑयल नीचे आया था उसका वन ऑफ द रीजन बैंकिंग क्राइसिस था, जो आज सवेरे न्यूज आया है। यूएस में जो एसवीबी बैंक है उसमें हमने देखा है वो जो टाइमिंग के लिए ये क्राइसिस यहाँ पे एक बार खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो सेंटिमेंटली आज एक बाइंग आपको देखने मिलेगी with two reasons: Russia oil production going to go down, and moderation in the crisis of banking sector in the US. So I think 573040 के आसपास आप कच्चे तेल में बाइंग कर सकते हैं 5820 5840 के टारगेट्स के लिए, और 5660 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑलराइट, तो ये क्रूड की बात हुई, लेकिन जतिन, गैस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर इस महीने अच्छी खासी गिरावट है और इस वक्त भी हमने देखा है करीबन 2.5% की मुनाफा वसूली या गिरावट के साथ कारोबार। हमेशा गैस के प्राइसेस यस डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में ही है, और सेल ऑन राइस की जो व्यू पॉइंट है वो लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कमोडिटी ने राउंड अप किया है, पूरा विंटर सेशन वीकनेस का रहा है, और अभी आगे चलते हुए भी आउटलुक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कोई बड़े ट्रिगर्स उसके लिए है नहीं जो उसके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दे सके। तो जब तक ऐसा कुछ पॉजिटिविटी का न्यूज फ्लो शुरू नहीं होता है और उसके लिए कोई भी ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं, तब तक सेल ऑन राइस का मार्केट है ये 180 181 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आता है, वहां पर 180 के आसपास सेल कीजिए। 185 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस रखना है अपना, और डाउनसाइड में 172 170 इन लेवल्स के लिए टारगेट्स के हिसाब से अपने ट्रेडिंग बेट्स जो है वो लगा सकते हैं। ये 1 से 2 दिनों के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा, उसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेना है, सिर्फ इंट्राडे पर्पस से ये ट्रेड नहीं रहेगा। साथ ही बात यहां पर कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली अपने ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। क्या कंसोलिडेशन के तौर पर जतिन इसे आप देखेंगे? एज ऑफ नाउ गोल्ड में आप क्या व्यू बना के लेंगे? क्या नए हाईज यहां पर जल्दी फिर से बनते हुए दिखेंगे? मनीषा, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा रिट्रेस जरूर होगी। प्राइसेस यहाँ हो गई थी, रिस्की एसेट्स में सेल ऑफ थे और सेफ हेवन से बाइंग था, उसके चलते हुए अभी हमने देखा है कि थोड़ा सा पुल बैक जो है वो देखने मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के अंदर। 58,000 के आसपास मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। तो वो जब तक लक्ष्य नहीं आते हैं तब तक थोड़ा सा व्यू पॉइंट जो है वो इमीडिएट बेसिस पर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, और ब्रॉडली तो ट्रेंड जरूर पॉजिटिव मेंटेन ही है हमारा। लेकिन 58,000 के आसपास लेवल्स मिलता है तब वहां पर ट्रेडिंग बेट्स जो है वहीं पे प्लेस कर सकते हैं, वहां पर बाइंग की गुंजाइश रखें। हाल फिलहाल जो ट्रेडिंग पर्पस से व्यू है वो है अराउंड 59,200 51,100। 200-250 पॉइंट की पुल बैक आती है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी अभी मॉर्निंग सेशन में सेल ऑफ दे चुके हैं। सो पुल बैक का वेट कीजिए, वहां पर सेल ऑफ कीजिए। 59,500 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लेस रखें अपने ट्रेडिंग बेट्स के हिसाब से, और लोअर एंड पर 58,500 58,600 के ट्रेडिंग बेट्स के हिसाब से टारगेट्स रखें। पोजिशनली ट्रेडर्स को वेट करना है 58,000 का, ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है सेलिंग का। ऑलराइट, यानी कि नियर टर्म में सोने में बिकवाली करके चलना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो अभी और गिरावट की यहाँ पर आप वेट करें। चांदी कैसे देखते हैं आप कुणाल? क्योंकि यहाँ पर $23 के स्तर तो हमने बनते हुए देखे, लेकिन अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। जी हाँ, थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है बिकॉज ऑफ जो रीजन हमने मेंशन किया। सो 70,100 के आसपास अभी चल रहा है, नीचे में 68,600 69,600 700 तक के लेवल्स आ सकते हैं। कोई बड़ी गिरावट या बड़ा बड़ा क्रैश नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड भी इवन विद दिस न्यूज कोई बड़ा क्रैश नहीं लग रहा है। इट शुड होल्ड आउट समवेयर एट 1950-40 के बीच में स्टेबल हो जाना चाहिए। और चांदी में भी 300-400 रुपए की मंदी आज देखने मिल सकती है, बट मौजूदा स्तर से। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्रैश और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो। कल उठ के क्या होने वाला है? फिर से एक क्राइसिस स्प्रेड होता है यूरोप में,
डॉइच बैंक, जो भी हम पढ़ रहे हैं न्यूज, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो नो, नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर क्रैश, बट एक मॉडरेशन इन प्राइसेस के कारण जो रिस्क प्रीमियम बिल्ट हुआ था गोल्ड और सिल्वर में, वो थोड़ा कम होगा. सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप देखने मिल सकता है. ऑलराइट, यानी कि अगर आप इंट्राडे में कारोबार कर रहे हैं तो थोड़ा बेच के यहाँ पर काम करें, लेकिन बहुत बड़ी मंदी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है. ट्रेडर्स के लिए आज का दिन बिकवाली वाला है. बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन अब यहाँ पर देखने को मिली है. पिछले हफ्ते कॉपर ने अच्छे खासे गेन्स दिए हैं, 6 से 8% की बढ़त, डिपेंडिंग ऑन कौन से एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हैं. तो कुणाल, कैसे देखें अब आप कॉपर को, क्योंकि आज की भी यहाँ पर तेजी है, फंडामेंटल ज्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव फिलहाल दिखते हैं. जी हाँ, कॉपर की भी अगर आप बात करेंगे तो नियर मंथ मार्च और अप्रैल, जो मार्च डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो 787 है और अप्रैल 773 चल रहा है. तो जो अप्रैल मंथ करंट ट्रेड हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क ऑन सेंटिमेंट के कारण बढ़ सकता है. बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बट ये आप 777 778 तक आ सकता है, ऐसा डे व्यू है मेरा. बट वो लेवल सस्टेन नहीं होने चाहिए. और मेटल्स में आपकी क्या व्यू है यहाँ पर जतिन? अगर एल्यूमिनियम जिंक में यहाँ पर देखें तो कोई उभरते हुए ट्रेस जहाँ पर आपकी नजर हो? काउंटर मूव रहा है मनीषा. जिस तरह से कॉपर ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है, लेकिन जिंक के प्राइसेस में मैंने देखा है कि सेलिंग जो है वो कंटिन्यूड रही है. मूविंग एवरेजेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है 50 डे को. तो मेरे हिसाब से जब भी पुल बैक मिल रहा है तो वहां पे सेल ऑफ करके चलना चाहिए. अप्रैल वाइदा जिंक मिनी के अंदर ट्रेड रिकमेंडेशन दूंगा. मेरे रिटेल जो दर्शक हैं उनके लिए खास ट्रेड रहेगा. 257 258 के रेंज में इसको सेल कीजिए. अप्रैल वाइदा जिंक मिनी का स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली 261 के ऊपर प्लेस रखें और लोअर एंड पर 253 से लेके 252 ये टारगेट्स के लिए जिंक मिनी पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाकर रखें अप्रैल मंथ के अंदर. ये मेरी सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए. ऑलराइट, यानी कि अभी भी बहुत बड़ी डायरेक्शंस यहाँ पर निकल के नहीं आ रही हैं. नियर टर्म में बिकवाली की राय यहाँ पर काफी हद तक मेटल्स में भी बनती हुई. साथ ही जतिन, डॉलर इंडेक्स पे भी एक व्यू लेना चाहेंगे, जहाँ पर अब हमने 102 के नीचे के स्तर यहाँ पर होल्ड होते हुए देखे हैं. बाजार को नहीं लगता कि 100 बहुत जल्दी यहाँ पर टूटेगा? उसी हिसाब से यहाँ पर कमोडिटीज में भी ट्रेड्स बनते हुए. जी जरूर. आई मीन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने अपना रुख थोड़ी देर के लिए बदला है, जहाँ पर लास्ट वीक में हमने पुल बैक रैलीज देखी हैं, उसके चलते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है सभी कमोडिटीज में ड्यू है. जैसे हमने बताया कि गोल्ड सिल्वर के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है. और अभी जिस तरह से 102.70 102.80 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिला था मॉर्निंग सेशन में, थोड़ा सा और पुल बैक जो है वो टुवर्ड्स 10350 10370 तक डेफिनेटली इन प्लेस रह सकता है. लेकिन स्ट्रांगली 105 के ऊपर एस्केलेट होना अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है. तो डॉलर के हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडली थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव ही रहना चाहिए डॉलर इंडेक्स का. 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट के हिसाब से देखने जाएंगे तो थोड़ा सा पुल बैक रहेगा. तो उसी के चलते हुए गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी मैं बता रहा था कि सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है. लेकिन वहां से वापस से मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 103.50 के आसपास वहां पे टॉप आउट हो जाना चाहिए, पीक आउट होना चाहिए डॉलर इंडेक्स. और फिर से मुझे लग रहा है 102 के आसपास के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने मिलने चाहिए. एब्सोल्युटली. 6-7% की आज यहाँ पर बढ़त आती हुई देखिए तो 103 के ऊपर के स्तर फिलहाल यहाँ पर, लेकिन 101 से 103 का जो सफर है, जो 2 पॉइंट्स का, हमने बहुत जल्दी यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखा है. लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहाँ पर भी चाहे वो स्पाइसेस हैं, ग्वार है, पल्सेस हैं, काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है. कैसे हो स्ट्रैटेजीज, कैसे रखते हैं कारोबार, बताएंगे आपको. नमस्कार, आपका स्वागत है. और मलेशिया में पाम तेल के भाव 6 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं. पिछले एक हफ्ते में पाम तेल का भाव 7% गिर चुका है. और अगर मार्च की बात करें तो 15% की गिरावट अब तक यहां पर दर्ज हो गई है. क्या है इसके कारण? क्या है देश में यहां पर खाने के तेल की कीमतों पर उसका असर देखने को मिला है? किस तरह के इंपोर्ट्स हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़े हैं. अतुल जी नमस्कार. सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही व्यू, और बाजार को लग रहा था कि रमजान के समय में शायद कुछ बहुत सपोर्ट देखने को मिल पाए, वो भी नहीं हुआ.
देखिए मनीषा जी, एक कहावत है कि कुदरत क्या उसूल है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है ना, वो उतनी ही नीचे गिरती है। तो पिछले दिनों में जब तेल जरूरत से ज्यादा ऊंचे हो गए थे पिछले कुछ महीनों में, तो लाजमी था कि उसको नीचे गिरना था, क्योंकि डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट की। और सेकेंडली, आप देखिए, यूरोप के अंदर मस्टर्ड ऑयल की या रेपसीड ऑयल की जबरदस्त क्रॉप है। अर्जेंटीना में जरूर थोड़ी तकलीफ थी, पर वो सब कॉम्पनसेट कर दी ब्राजील ने। ब्राजील के 153-54 मिलियन टन की नाव क्रॉप की बातें हो रही हैं। और जहां तक पाम का सवाल है, पाम ने अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा प्राइस किया हुआ है कि उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घटनी घटनी है। अब देखिए, सनफ्लावर ऑयल से ऊंचा हिंदुस्तान में पाम ऑयल हो गया है, तो डिमांड तो डेफिनेटली घटनी घटनी है। और हिंदुस्तान की जो मस्टर्ड की क्रॉप है वो भी इस साल बेइंतहा बढ़िया है, और सोयाबीन भी इतने खराब नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो बाजार आज इतने गिर चुके हैं, मेरे हिसाब से अब इस लेवल पे थोड़े थमने चाहिए। और क्योंकि नाफेड की भी परचेजिंग मैं समझता हूँ 1 तारीख से ऑपरेशनल हो जाएगी, तो वो मस्टर्ड को ज्यादा गिरने नहीं देगी हिंदुस्तान में। तो आई थिंक ओवरऑल, आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मे बी बिहाइंड अस। गर्मियों में ऑफ कोर्स खाने का तेल भारतीय बाजारों में कम इस्तेमाल होता है। रमजान की जो मांग थी वो बाजार समझता है ऑलरेडी अब यहाँ पर आ चुकी है। तो आने वाले समय में मांग को लेकर किस तरह के फंडामेंटल्स देखेंगे आप? देखिए, एक चीज है कि बाजार जब ज्यादा नीचा हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली सुधरती है, और जब ऊंचा हो जाता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अब चूंकि बाजार इतने ज्यादा नीचे हो गए हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं पिछले 2-3-4 दिनों से कि डिमांड और ऑफटेक काफी सुधरा है। तो यही एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद अब इस लेवल से बाजारों के गिरने की गुंजाइश रिलेटिवली कम हो गई है। तो यहाँ से आने वाले समय में इस क्वार्टर को अब आप कैसे देखते हैं ओवरऑल, और आने वाले क्वार्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बाजार बहुत ज्यादा उठ तो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स हैं और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ज्यादा टाइट है। और जहां तक गवर्नमेंट्स का सवाल है, इन्फ्लेशन से जरूरत से ज्यादा सब डरे हुए हैं। और हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में भी देखें तो इतने सारे इलेक्शंस हैं, तो ये सब बाजारों को बढ़ने तो नहीं देंगे। बट मेरा ये मानना है कि अब बाजार इस रेंज, मतलब मोरलेस रेंज बाउंड हो जाएंगे। तो गिरने का भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और बढ़ने की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये आसपास ही टहलता रहे इस लेवल पे। और 90 रुपीज के आसपास आपका पाम, और समझे 100 रुपए 105 रुपए की रेंज में सोया, सनफ्लावर, मैं समझता हूँ ये रेंज रहनी चाहिए हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में। और आने वाले समय में इंडियन इंपोर्ट्स कैसे देखते हैं, और आप बाकी तेलों के प्राइसेस का क्या व्यू है? देखिए, इस महीने मैं देख रहा हूँ कि अपना इंपोर्ट रफली होना चाहिए 1.1 या मतलब समझ लीजिए 11 लाख टन से थोड़ा सा ज्यादा, जिसका रफली होगा पाम होगा रफली 6 लाख टन के आसपास, सोया होगा तकरीबन 3-1 लाख टन के आसपास, और सनफ्लावर अपना 2.5 के आसपास। पर एक चीज आप देखिए, जो अभी कॉरिडोर खुला है ना 120 दिन का, रशिया और ये यूक्रेन वाला, तो उसमें यूक्रेनियंस और रशियंस दोनों सनफ्लावर की बेइंतहा सेलिंग कर रहे हैं, जिससे कि उनको ये विंडो का वो मतलब माल निकासी का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये भी एक बाजार को दबाने का एक बहुत बड़ा कारण है सनफ्लावर ऑयल। मतलब आपने कभी सोचा नहीं हो कि सनफ्लावर जो प्रीमियम ऑयल होता है वो आज पाम से नीचा बिकने लग गया हिंदुस्तान में। जी हाँ, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में लोग हमें कह रहे हैं कि जितना पिछले 30-40 सालों में जो कमोडिटी मार्केट्स में होता हुआ नहीं देखा, वो सब कुछ 2022-23 ने दिखाया। लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं, शुगर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और अब ये चीज़ स्थिति काफ़ी क्लियर होती हुई शायद दिख रही है कि 6 मिलियन टन के ऊपर सरकार शायद ही यहाँ पर और एक्सपोर्ट को मंजूरी दे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, हम लोगों का तो कैलकुलेशन ये है कि रफली 33 मिलियन टन से ज्यादा का इस बार हिंदुस्तान का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो शुरू में एस्टिमेशन था कि करीबन 36 मिलियन टन होगा, वो नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि अब तो प्लांट्स प्रैक्टिकली सब बंद हो गए। हम लोगों के खुद के भी जो प्लांट्स हैं 7-8 प्लांट जो हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र में, वो भी सब बंद हो गए हैं, जबकि नॉर्मली इस पीरियड में बंद नहीं होते। तो मैं समझता हूँ, और चूंकि अगर अपने गवर्नमेंट को लगता है कि 6 मिलियन टन के आसपास का
क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए इन अक्टूबर। तो उसको देखते हुए मुझे भी नहीं लगता कि कोई एक्सपोर्ट में ज्यादा गवर्नमेंट की कोई रुचि होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से उनको डर है। बट जहां तक शुगर का सवाल है, शुगर के दाम भी हिंदुस्तान में कोई बढ़े नहीं है इंटरनेशनल। ऑलराइट, तो वो चीनी के भी जो न्यूज़ है क्लियर होती हुई कि 33 मिलियन टन हमारी यहाँ पर आउटपुट रह सकती है, 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट और 6 मिलियन टन बफर के हिसाब से, तो और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट को मंजूरी मिले। फिलहाल इसके चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, खाने के तेलों और चीनी दोनों पर ही अपना व्यू यहाँ पर रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहाँ पर हमने जीरा में पिछले एक महीने में करीबन 10% की तेजी आते हुए देखी है। और कुणाल, माना यह जा रहा है कि जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, मार्केट व्यू है कि ये तेजी अभी भी जारी रह सकती है। कुणाल, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। सो जो लास्ट में हमने देखा जो वेदर एनोमलीज इंडिया में परसिस्ट हुई है, उसके कारण जीरे में और एक तेजी का दौर हमने देखा है। मेरी राय में दीज आर द लेवल्स वेयर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके है, आई विल नॉट से कि ऊपर ही जाता रहेगा। दिस इज द टाइम, यू नो, अगर आपने अभी नीचे में लिया है तो आपको 10-12% मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो ये जो एल नीनो का जो फियर है, उसमें जीरा को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जीरा की अभी जो इट्स अ विंटर क्रॉप, सो अभी इसकी सोइंग होने वाली नहीं है। सो आई थिंक पीपल शुड शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी लाइक क्यूमिन टू टर्मरिक, जहाँ पे आपको 3 महीने 6 महीने के बाद हायर बीटा मिल सकता है। सो मेरा व्यू टर्मरिक में ज्यादा बुलिश है। स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में ये साल सोइंग कम होगी और धीरे धीरे टर्मरिक के प्राइसेस में आपको एक सस्टेनेबल देखने मिलेगा। ऑलराइट, टर्मरिक तो ऑलमोस्ट एक पेयर ट्रेडिंग वहां पर बनती हुई कि जीरे ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हमने जीरे के भाव पिछले एक साल में डबल होते हुए देखे हैं, तो जीरे में अपना मुनाफा कमा के हल्का सा यहाँ पर हल्दी में आ जाना चाहिए। एक महीने में हमने करीबन 2.5% की गिरावट हल्दी में आते हुए देखी है, लेकिन लोज से एक डेफिनेट बाउंस यहाँ पर भी है। कुणाल, कोरिएंडर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चॉपीनेस ट्रेडिंग में काफी देखने को मिली है। अपने हाईज जो इसने पिछले हफ्ते बनाए थे वहां से कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन क्या ये लेवल्स फिर से खरीदारी के लिए राइप हैं? जी नहीं, स्टिल आई वुड से वेट एंड वॉच। धनिया में यहाँ से ज्यादा अपसाइड हमको नजर नहीं आ रही है। सो 7,100 के बीच में इसका अपर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल रखनी चाहिए। ये तो बात हुई मसालों की। बात अब यहाँ पर गुआर की भी कर लेते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज की शुरुआत थोड़ी सी फिर लैकलस्टर होती हुई नजर आई है। कुणाल जी हाँ, गुआर सीड और गुआर गम दोनों में हमने ऑयल के पीछे है जो एक बाउंस बैक रैली देखी, वो हमने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आते हुए देखा है। बट गुआर के फंडामेंटल फिर भी तेजी के लग रहा है। 5600 में बाय करना चाहिए, 5720 5740 के टारगेट्स के लिए। सो तेजी यहाँ पर गुआर सीड और गुआर गम दोनों में ही आप कहेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं? जी हाँ, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लो, जो वेदर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके चलते हुए गुआर में मंदी नहीं करनी चाहिए। सो डिप्स पे गुआर बाइंग अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑलराइट, एक फाइनल व्यू आपका यहाँ पर कॉटन में भी लेना चाहेंगे, जहाँ पर अब बाजार को लगता है कि हम कंसोलिडेशन बनता हुआ देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। इंडियन मार्केट्स में अब करंट लेवल पर किसान भी फसल बाजार में लेके आ रहे हैं और मिल्स में भी हमने यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज होते हुए देखी है। आप कहेंगे करंट प्राइसेस मोर और लेस अब यहाँ पर फेयर प्राइसेस हैं और थोड़े समय तक चालू रह सकते हैं? जी हाँ, करंट प्राइस या फेयर, और यहाँ से कॉटन में भी कोई लंबी तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है फिलहाल, जो भी डिमांड सप्लाई सिनेरियो है। और रिमेंबर ये एल नीनो जो फिनोमेनन है दैट इज पॉजिटिव फॉर द क्रॉप्स इन यूएस एंड इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश, और मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल्स है इससे थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ सकते हैं, पर ऊपर जाने की जगह कम है। ऑलराइट, तो हल्दी में खरीदारी, गुआर में खरीदारी और थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड यहाँ पर कॉटन में आगे जाके बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया कुणाल आपका भी साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का पूरा हाल।